सो वी स्टार्ट विद टैबलेट फॉर्मुलेशन। अभी इसमें कैसे है ना कि अपने को डायरेक्टली टैबलेट फॉर्मुलेशन में से वो डायरेक्टली अपन एडवांटेज डिसएडवांटेजेस वो सब अपन मतलब पढ़ सकते हैं। बट ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं इंपॉर्टेंट पार्ट से चालू कर रहा हूँ। दैट इज़ एक्सिपिएंट्स एंड टैबलेट फॉर्मुलेशन। अभी एक्सिपिएंट्स एंड टैबलेट फॉर्मुलेशन में अपने को सिर्फ ज़्यादा करके हेडिंग्स याद रखनी चाहिए। बाकी उसके अंदर का मैटर ठीक है, थोड़ा बहुत अपन सोच के लिख सकते हैं। ओके, अभी देखो जिसमें अपने पास टैबलेट एक्सिपिएंट में डाइल्यूएंट है, ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स है, बाइंडिंग एजेंट्स है, डिसइंटीग्रेंट्स है, सुपर डिसइंटीग्रेंट्स है। देन यू हैव द गैल यूनिट। अभी गैल को उन्होंने एक एब्रिविएशन दिया जैसे विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लाइडेंट, एंटी एडेरेंट एंड लुब्रिकेंट। फिर उन्होंने बात की है कि इनएक्टिव एक्सिपिएंट्स ऐसे एक्सिपिएंट्स जो बेसिकली एक्ट करने नहीं वाले हमारे फॉर्मुलेशन के ऊपर, मतलब दे विल जस्ट एक्ट फॉर द आउटर अपीयरेंस, दैट इज कलर्स, फ्लेवर्स एंड स्वीटनेस। ठीक है, अब अगर अपन बात करें डाइल्यूएंट की, तो डाइल्यूएंट का कैसे उन्होंने बात की, खाली इतना याद रखो डाइल्यूएंट अपन कब ऐड करते हैं। वी ऐड डाइल्यूएंट्स ओनली व्हेन वी नीड देम, मतलब जब हमारा मेडिकामेंट बेसिकली बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो, तो उसका बल्क इंक्रीज़ करने के लिए, उसका बल्क साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग डाइल्यूएंट ऐड करते हैं, ताकि उसका वैल्यूम, ताकि उसका वॉल्यूम एटलीस्ट इंक्रीज़ हो जाए। क्योंकि ना उन लोग एटलीस्ट उसको लेने लायक, तो मतलब एक बॉटल में रखने लायक तो होवे, इसलिए एटलीस्ट उसको हम लोग ने एक डाइल्यूएंट ऐड किया है, ना कि उसका एक बल्क साइज़ बढ़ जाए। उसका और कोई यूज़ नहीं है। देन उन्होंने वहाँ पर डाइल्यूएंट्स की एग्जांपल्स दी जैसे कि सुक्रोज और मैनिटॉल, तो वो याद रखना है आपको। ठीक है, सो दे हैव गिवन दी एग्जांपल्स फॉर डाइल्यूएंट, दैट इज ग्लूकोज, सॉरी सुक्रोज, सुक्रोज और मैनिटॉल, तो ये याद रखना है आपने को। बाकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अभी हाँ, सो उन्होंने और भी एग्जांपल्स जैसे कि अपने पास स्टार्च है, डेक्सट्रोज है, सॉर्बिटॉल है, एमसीसी है, एवरीथिंग। ओके, अच्छा, नाउ वी हैव ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स। अभी वैसे ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स का मतलब ये होता है कि दे आर यूज टू कन्वर्ट द फाइन पाउडर इनटू ग्रैन्यूल्स। तो ऐसे एजेंट्स जो बेसिकली फाइन पाउडर को ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, उनको हम लोग ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स बोलेंगे। अब इसमें कैसे नहीं, इंडस्ट्रियल फार्मेसी में ज़्यादा करके यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, इट इज़ जस्ट रेक्टिफाइंग मोस्ट ऑफ द स्टफ। तो यहाँ पर मैं भी अभी ऐसे ज़्यादा कुछ सिखाऊँ, मतलब समझाने वाला कुछ है हूँ नहीं मैं सिर्फ यहाँ पर लर्निंग करवाऊँगा। ठीक है, तो अभी ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स में कैसे है, दे आर यूज टू कन्वर्ट द फाइन पाउडर इनटू ग्रैन्यूल्स। ओके, तो सिर्फ फाइन पाउडर को ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करने का मतलब होता है ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स। ठीक है, बाद में अच्छा, अभी इन्होंने ये एक चीज़ बोली हुई है कि अगर हमने ग्रैनुलेटिंग एजेंट ज़्यादा डाले, ओके, तो हार्ड टैबलेट बनेगा और उसका जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है वो भी बढ़ जाएगा। करेक्ट है, सीधी सी बात है यार, अपना सीधा कॉमन सेंस है कि अगर अपने किसी क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा ग्रैनुलेटिंग एजेंट डाली, जैसे कि आपने क्या किया, बेसिकली एक फाइन पाउडर है उसको ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट किया है। अब उस ग्रैन्यूल्स को हम लोग बेसिकली बाद में टैबलेट्स में कन्वर्ट करते हैं, वो तो अपन बाद में देखेंगे कि इसके टैबलेट्स की भी फॉर्मेशन की इतने सारे प्रोसेसेस हैं, वो तो अपन बाद में देखने ही वाले हैं। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। प्रॉब्लम इज़ कि जब हम लोग ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स डालते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैनुलेटिंग एजेंट डालते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैन्यूल्स बनते हैं, फाइन्स नहीं रखते, फाइन्स कम होते हैं बहुत ज़्यादा। तो उस केस में क्या हो जाता है, वी हैव टू रिमेंबर कि जब हम ग्रैनुलेटिंग एजेंट ज़्यादा डालते हैं, तो साइंटिस्ट ने एक बात नोटिस की यहाँ पर कि टैबलेट जो होता है वो हार्ड बन जाता है बहुत ज़्यादा। एंड इफ़ द टैबलेट बिकम्स हार्ड, देन डिसइंटीग्रेशन टाइम विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और अगर वही मैंने ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स कम डाले, सो देन सॉफ्ट टैबलेट बनेगा एंड देन डिसइंटीग्रेशन टाइम उसका कम होगा ऑफ कोर्स। ओके, सो बोथ केसेस आर अनडिजायरेबल एंड दे नीड ऑप्टिमाइजेशन। ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एज एन देखना पड़ता है कि कितना अमाउंट ऐड कर रहे हो, दैट्स इट। देन वी हैव द बाइंडर्स, दैट इज बाइंडिंग एजेंट्स। तो बाइंडर्स का मतलब यही है सिर्फ कि टू मेक पाउडर्स मोर कंपैटिबल और कंप्रेसिबल एंड टू प्रोड्यूस टैबलेट्स दैट आर मोर रेजिस्टेंट टू ब्रेकेज ड्यूरिंग हैंडलिंग। हाँ, बाइंडर्स मतलब बाइंड करके रखेगा, दैट्स इट। ओके, इतना खाली याद रखो। और ग्रैनुलेटिंग एजेंट में अपन ने एक्चुअली थोड़ा सा मिस कर दिया, एग्जाम्पल्स मिस कर दिया, दैट इज IPA, वाटर, अल्कोहल, म्यूसिलेज ऑफ वेकेशिया, म्यूसिलेज ऑफ ट्रागाकान। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट का अपन ने बेसिकली जो यूज़ है उसका अपन ने पढ़ लिया था कि उसका यूज़ ये है कि स्मॉल वॉल्यूम अगर हम डाल रहे हैं, स्मॉल वॉल्यूम अगर हमारा मेडिकेमेंट है, तो उसको हम लोग को अगर बल्क साइज़ इंक्रीज़ करना है तो अपन डाइल्यूट ऐड करते हैं। और उसके अंदर हमने एग्जाम्पल्स पढ़े जैसे कि सुक्रोस एंड मैनिटॉल। और फिर उसके बाद में अपना डाइल्यूट का पढ़ा। डाइल्यूट का अंदर अपने पास एग्जाम्पल्स थे
IPA, वाटर, अल्कोहल, ओके, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, वाटर एंड अल्कोहल, ओके। और उसके अंदर अपने से इतना ही पढ़ा ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स के अंदर कि अगर ग्रैनुलेटिंग एजेंट आप डालते हो सो वो बेसिकली फाइन पाउडर्स को ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, दैट्स इट। तो हमने देखा कि ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स के कौन से सिनेरियोस हो सकते हैं, कब ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स ज़्यादा मात्रा में हो सकते हैं, कब कम मात्रा में हो सकते हैं, वो हमने देखा, वो हमने सिनेरियोस देखे। बाइंडिंग एजेंट्स का भी एक्जैक्टली ईजी था कि बाइंड करना है एक ऐसा मटेरियल जो बाइंड करके रखता है बेसिकली, और उसके एग्जांपल्स क्या थे, अकेशिया। तो यह याद रखो बेसिकली यहाँ पर हम IPA और वाटर बोल दो ऊपर वाले एग्जांपल्स के लिए, अपने ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स के एग्जांपल्स के लिए हम लोग इजीली IPA और वाटर का एग्जांपल दे सकते हैं। बट फॉर बाइंडिंग एजेंट्स यू हैव टू गिव द एग्जांपल्स फॉर अकेशिया एंड ट्रगाकांत, ओके। तो अकेशिया एंड ट्रगाकांत याद रखो यार, कम ऑन गम ही सब्सटेंस है, और गम हम किस पे यूज़ करते हैं, बाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, चीज़ों को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, तो वैसे याद रख सकते हैं। एंड जो अपना डायल्यूएंट था उसके अंदर तो अपना सिंपल एग्जांपल पता है, सुक्रोज एंड मैनिटोन। देन अच्छा, अभी उन्होंने दो टाइप के यहाँ पर बाइंडिंग एजेंट्स दिए हैं। सो फॉर एग्जांपल फॉर वाटर सेंसिटिव ड्रग्स सोल्यूशन ऑफ PVP, ओके, पॉलीमिनोल पायरोलिडोन, इथेनिल क्लोराइड एंड HPMC, ठीक है, अल्कोहल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऐसा उन्होंने दिया है यहाँ पर। देन 10% dispersion of partially hydrolyzed starch mostly used, good binder plus less retardant effect on DT and dissolution time, ओके। अच्छा, ये देखो, तो हम लोग बोलते हैं कि अगर अगर हमारा जो ड्रग है जो वाटर सल्यूबल नहीं है, ठीक है, जो वाटर सल्यूबल तो है चलो ठीक है, बट एटलीस्ट इट इज़ मतलब क्या है ना कि वो वाटर सेंसिटिव है, वाटर से उसको डर लगता है, एज एन हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है कुछ। तो तब हम लोग क्या करना है बेसिकली, तब हम PVP यूज़ कर सकते हैं, एंड यू कैन यूज़ EC एंड यू कैन यूज़ ऑल्सो HPMC, ओके। और मोस्टली जो हम लोग यूज़ करते हैं, मोस्टली कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं बाइंडिंग एजेंट, दैट इज़ 10% डिस्पोजन ऑफ पार्शली हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च, तो 10% डिस्पोजन ऑफ पार्शली हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च हम यूज़ करते हैं, 10% सोल्यूशन ऑफ, और 10% डिस्पर्जन ऑफ पार्शली हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च, ठीक है, 10% डिस्पर्जन ऑफ, ओके, 10% डिस्पर्जन ऑफ पार्शली हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च मोस्टली यूज्ड, ओके। गुड बाइंडर डज दिस रिटार्डेंट इफेक्ट ऑन DT एंड डिसोल्यूशन टाइम एज वेल, सो डिसोल्यूशन टाइम भी अच्छा रहेगा बिकॉज यू नीड द डिसोल्यूशन टाइम एंड डिसइंटीग्रेशन टाइम टू बी लेस, सो उसके लिए ये ठीक है। अच्छा, एक और, अब जैसे हमने ग्रैनुलेटिंग एजेंट के सिनेरियोस पढ़े थे, ज़्यादा डालते तो क्या हो जाएगा, कम डालोगे तो क्या हो जाएगा, वैसे हम लोग को सेम बाइंडर्स के लिए भी पढ़ने का है। तो बाइंडर्स के लिए क्या है, लेस बाइंडर कॉन्सेंट्रेशन, लेस बाइंडर्स प्रॉपर्टी, लेस बाइंडिंग प्रॉपर्टी एंड देन क्विक डिसइंटीग्रेशन टाइम, ओके। और अगर आपने हाई बाइंडर कॉन्सेंट्रेशन डाला तो ऑफकोर्स लॉन्गर DT मिलेगा, वो तो चलो ठीक है, हमने इतना तो हम लोग सोच ही सकते हैं। दूसरी बात, इनएक्टिव एक्सिपेंस, इनएक्टिव एक्सिपेंस हमने क्या पढ़े थे, कलर्स पढ़े थे, बराबर। तो अभी तक अपन ने क्या कवर किया, डाइल्यूएंट, ग्रैनुलेटिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट्स, और मतलब अभी तो हमें इनएक्टिव एजेंट्स पे आए हैं। तो इनएक्टिव एजेंट्स में अपने पास ग्लाइडेंट था, लुब्रिकेंट था, एंटी एडेरेंट था, गैल। तो इसमें कैसे ग्लाइडेंट को हम लोग किस में यूज़ कर सकते हैं, अभी देखो, ग्लाइडेंट, एंटी एडेरेंट और लुब्रिकेंट अलग होता है, ओके। सो टू इम्प्रूव द लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर blend copper to dye cavity of the tablet machine, एक सेकेंड, पाउडर ब्लेंड फ्रॉम डाई कैविटी, हाँ। तो जो अपन अभी देखो, अपने को पता है कि टैबलेट्स मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग ऐसी होती है कि हम लोग बेसिकली जो हमारा टैबलेट रहता है उसको हम लोग डाल देते हैं डाई कैविटी के अंदर थ्रू दी हॉपर, ऑफ कोर्स। तो हॉपर से डाई कैविटी में जाने के लिए उसकी फ्लो प्रॉपर्टी इतनी अच्छी होनी चाहिए, वो ईज़िली स्लाइड करना चाहिए ना, अगर नहीं स्लाइड किया इजली तो फिर वो हॉपर को स्टिक हो जाएगा, इफ़ इट स्टिक्स टू द हॉपर देन इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम अगेन, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम इन दैट, ओके। बाद में अपन बोलेंगे कि दे आर एडेड प्रायर टू कौन, ठीक है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, हाँ। अपन यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल जान सकते हैं, दैट इज़ टैल्क, कोलोइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, देन हमें याद रखने का है कि एंटी अटेरेंस, अभी एंटी अटेरेंस में क्या याद रखने का है, सम मटेरियल्स हैव स्ट्रॉन्ग एडेसिव प्रॉपर्टीज़ टूवर्ड्स द मेटल वॉल ऑफ द डाई एंड पंचेस। तो अभी डाई एंड पंचेस की हम बात करें, वी नॉट टॉकिंग अबाउट द
हॉपर टू बी मोर स्पेसिफिक। ओके, तो हॉपर से फ्लो करने के लिए अगर अच्छे से फैसिलिटेट करना है तो अपन बोल सकते हैं कि हाँ लाइडेंड ऐड करेंगे। बट इफ़ यू वांट दी डाई कैविटी टू बी स्मूथ, ताकि जब हम कंप्रेस करें तो वो फंस ना जाए उसके अंदर, तो अगर वो स्मूथ रखना है आपको, सो वी हैव टू ऐड एंटी अडियरेंस। और फिर पंचिंग टाइम पे भी वो उसको स्टिक नहीं करना चाहिए, सो दैट फॉर दैट पर्पज वी शुड ऐड एंटी अडियरेंस। देन तो उसके लिए भी सेम एग्जांपल्स है, टैल्क यूज़ कर सकते हो, उसके लिए टैल्क मत लिखना, उसके लिए अपन ये लिखेंगे, उसमें अपन मैग्नीशियम स्टीरेट लिख देंगे डायरेक्टली। ठीक है, एक्चुअली में सब एक ही काम के लिए यूज़ होते हैं, बट ठीक है। सो टैल्क भी आप लिख सकते हो। देन वी कैन यूज़ लुब्रिकेंट, they prevent addition of the tablet material to the surface of the die and punches, the same thing, lubricant, anti-adherent, that's the same thing, right? अब यहाँ पर भी वही लिखा था बराबर, टूवर्ड्स द मेटल वॉल ऑफ द डाई एंड पंचेस, करेक्ट। तो वो एंटी अडेरेंस के लिए अपने इसकी बात की है यहाँ पर। और ये वाला अपन ने बात किया बेसिकली कि दे प्रिवेंट एडिशन ऑफ द टैबलेट मटेरियल टू दी surface of die and punches, so they reduce the friction between the tablet and die wall during tablet ejection from the die cavity। ठीक है, तो अभी याद रखो लुब्रिकेंट का थोड़ा सा डिफरेंट काम होता है और एंटी एजेंट का डिफरेंट काम होता है। एंटी एजेंट का ये काम होता है कि अपने को उसको वॉल पे स्टिक होने देना नहीं है। ओके, वी डोंट हैव टू लेट द टैबलेट स्टिक टू द वॉल। और यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम लोग फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोड्यूस अ फ्रिक्शन बिटवीन टैबलेट एंड डाई वॉल विदिन टैबलेट इजेक्शन फ्रॉम द डाई कैविटी, ताकि इजेक्शन के टाइम पे वो उसको स्टिक ना हो जाए। ठीक है, दैट इज़। तो एंटी एडेरेंट हम लोग कब यूज़ कर रहे हैं, व्हेन द टैबलेट इज़ बीइंग पंच्ड एंड बीइंग मेड प्रॉपर्ली, मतलब जब उसको डाई कैविटी में डाल चुके हैं ऑलरेडी और उसमें उसको पंच मशीनें में डाल चुके हैं, वो पंच कर रहे हैं प्रॉपर, उसको पंचेस बराबर से उसको एक शेप दे रहे हैं, तब वो स्टिक ना हो तो हम लोग बोलते हैं कि चलो एंटी एडेरेंस उस चीज़ के लिए काम आएंगे। उसके बाद में अगर आपको लुब्रिकेंट चाहिए तो लुब्रिकेंट का वहाँ पर ये यूज़ होगा कि जब आप इजेक्ट कर रहे हो तो ऐसा ना हो जाए कि वो डाई कैविटी को या फिर किसी पंच को स्टिक हो जाए। तो एक्चुअली में अगर मैं बात करूँ तो दोनों का सेम ही काम है। अगर देखो अभी आप बोल सकते हो दोनों का सेम ही एग्जाम्पल थे यहाँ पर, तो ठीक है, दोनों में अपन ऐसा ढाप सकते हैं। So this is GAL. Then we have the disintegrants. Disintegrants are different. They provide the peristalsis movement to the tablet. They facilitate the okay. They facilitate the okay breakup. उसने लिखा हुआ है breakup of the tablet. Okay. So they facilitate the breakup of the tablet when tablet comes in contact in GIT. Of course. जैसे GIT में एक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है तो ये भी अपना एक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करवाएगा नहीं ऑफ कोर्स, बट फैसिलिटेट करेगा और कुछ नहीं। ठीक है, सो दे प्रोवाइड द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट टू द टैबलेट, सो दे फैसिलिटेट द ब्रेकअप ऑफ द टैबलेट व्हेन टैबलेट कम्स इन कॉन्टैक्ट इन GIT। ओके, तो एक्चुअली में इसका मैकेनिज्म कैसे होता है अपन देखते हैं। सो पहले होता है अपना बाय कैपिलरी एक्शन भी हो सकता है, बाय स्वेलिंग भी हो सकता है, ड्यू टू डिफॉर्मेशन एंड ड्यू टू रिलीज ऑफ गैसेस बाय एंजाइमेटिक एक्शन। तो क्या करवाएगा बेसिकली, एक देखो उसकी भी मैकेनिज्म दी होगी। ठीक है, कि डिसइंटीग्रेशन बहुत सारे टाइप्स में हो सकता है। उसमें होता है ना फैसिलिटेट पेरिस्टाल्सिस, एक्चुअली में वो पेरिस्टाल्सिस करवाने नहीं, ऐसा नहीं कर रहा है कि वो टैबलेट को हिला रहा है, नहीं, वो करने के उसके पास बहुत सारे तरीके हैं, वो अपन देखेंगे। तो फर्स्ट इज योर बाय कैपिलरी एक्शन, सो टैबलेट इन सूटेबल मीडिया penetrates into the tablet, then replaces air absorbed on the particles, which which weakens the intramolecular bond and then breaks the tablet into fine particles। तो एक कैपिलरी एक्शन भी हो सकता है, बराबर है। तो डिसइंटीग्रेशन मैकेनिज्म जो अपन बात करते हैं ना, ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं। अभी कोई भी टैबलेट कैसे होता है कि जैसे अपने GIT में गया, जैसे ही वो अपने एंजाइम्स जो रहते हैं हमारे GIT के अंदर, जो हमारे फ्लूइड्स रहते हैं GIT के अंदर, वो सीप इन करेंगे बाय कैपिलरी एक्शन इनटू द टैबलेट, एयर को रिप्लेस कर देंगे ओवर द पार्टिकल्स, जो भी एयर ने बेसिकली जगह ऑक्यूपाई करके रखी थी टैबलेट पार्टिकल्स के बीच बीच में, वो उसको निकाल देंगे, डिस्प्लेस द एयर बिटवीन द पार्टिकल्स एंड दस द इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड विल बिकम लेसर स्टेबल एंड दे विल ब्रेक। दूसरा एक क्या हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है। अभी नाउ डिसइंटीग्रेंट्स गेट स्वेल्ड व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वाटर और मॉइस्चर। ओके, तो अभी कैपिलरी एक्शन का अपन ने क्या बोला कि रिप्लेस द एयर विच वीकन्स द इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। ठीक है, ये तो चलो समझ में आ जाता है, बट व्हाट अबाउट योर
स्वेलिंग, जिसमें आपका टैबलेट अच्छा से स्वेल होकर फिर फटता है। तो एग्जांपल कैसे बोल सकते हैं हम लोग, पोटैटो स्टार्च, मेज स्टार्च, व्हीट स्टार्च। अभी देखो इंटैक्ट टैबलेट सपोज अगर बस है, ग्रैन्यूल्स में ब्रेक डाउन हो गया वो तो ठीक है। डिसइंटीग्रेशन इन जीआईटी, ड्रग पार्टिकल्स, ड्रग डिसोल्यूशन, ड्रग सोल्यूशन इन जीआई, ड्रग इन ब्लड सिस्टम। अच्छा ज़्यादा कुछ है नहीं इसका, जैसे मैटर आपको पहले याद रखने की मैकेनिज्म है स्वेलिंग का, और एक मैकेनिज्म है डिसइंटीग्रेशन का प्रॉपर वाया कैपिलरी एक्शन। ओके, स्वेलिंग का जो सिंपल टाइम पास है वाले तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ पर। डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू डिफॉर्मेशन, कि भाई कंप्रेशन हो गया इसलिए डिफॉर्म हो गया। कॉन्टैक्ट विद सॉल्वेंट, नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड इट इज़ डिफॉर्म। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया या जैसे ही किसी फ्लूइड के कांटेक्ट में आया वो डिफॉर्म हो गया, और डिफॉर्म की वजह से बोन्स के वीक हो गया, एंड देन इट मतलब वो ब्रेक हो गया। अभी ऐसा भी हो सकता है डिसइंटीग्रेशन टू एंजाइमेटिक एक्शन भी हो सकता है। सो एंजाइम्स बॉडी एक्ट एज डिसइंटीग्रेंट्स हेल्प इन डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू swelling. Pressure is exerted to the outer direction that causes the tablet to burst and release the drug in smaller amounts. Of course, this can also happen. So, enzymes in body act as disintegrants, help in disintegration. So, due to swelling, pressure is exerted. अभी ये भी इसका भी इसके अंदर तो स्वेलिंग का मैकेनिज्म थोड़ा बहुत आ जाता है। तो मतलब कैसे कर रहे हैं कि थोड़े बहुत एंजाइम्स आके बाहर का आउटर ही सर्फेस निकाल देंगे। सो जो आउटर सर्फेस को बाइंड करके रखा हुआ था तो अंदर सर्फेस की इंटेग्रिटी लूज हो जाती है, तो स्वेलिंग का बहुत बड़ा चांसेस होता है। हाँ, सो इफ द टैबलेट इज कोटेड तो वो कोटिंग को डिस्ट्रॉय करने का काम एंजाइम्स कर सकते हैं, एंड व्हेंस द कोट इज डिस्ट्रॉयड then the fluids can come in contact with the actual tablet surface, and then get it swelled and then things go off, right? तो वो भी एक हो सकता है, डिफॉर्मेशन वगैरह जो भी हमने पढ़ा अभी। ओके, डिसइंटीग्रेशन मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया। अच्छा, ये रिपीट है, ओके, डजंट मैटर। ऐसा भी हो सकता है जैसे डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू रिलीज ऑफ गैसेस, एफर्वेसेंट गैसेस की भाई गैसेस ही बेसिकली रिलीज करे, सो CO2 रिलीज जैसे हम लोग बोलते हैं। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है। नाउ वी विल बी सीइंग द सुपर डिसइंटीग्रेशन। सुपर डिसइंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि फास्टर डिसइंटीग्रेशन, इफेक्टिव इन लेस कॉन्सेंट्रेशन, विद डिसइंटीग्रेशन, वेटेबिलिटी एंड स्वेलिबिलिटी। अच्छा, अभी देखो सुपर डिसइंटीग्रेशन का अपनी एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। ये फास्टर डिसइंटीग्रेशन कर रहा था। सुपर डिसइंटीग्रेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि फास्टर डिसइंटीग्रेशन करवाते हैं और वो भी कम कॉन्सेंट्रेशन के अंदर उनका काम हो जाता है। ओके, subsequent disintegration, wettability plus fallibility, बराबर एग्जाम्पल SSG क्रॉस कार्मिलोस, तो याद रखना पड़ेगा अपने को, दैट इज SSG एंड क्रॉस कार्मिलोस, फिर सोडियम स्टार्च डाइकोलेट, ये तो अपने याद रखना पड़ेगा ऑफ कोर्स। एग्जाम्पल दैट इज SSG, दैट इज सोडियम स्टार्च डाइकोलेट, हैज टू बी रिमेंबर्ड। ओके, देन ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा, अभी तक अपन ने सिर्फ टैबलेट एक्सिपेंट्स पढ़े बेसिकली। जैसे कि हमने फर्स्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था दैट इज़ योर ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स। ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स के बारे में हमने बाद में पढ़ा, बाइंडिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ा। सॉरी, फर्स्ट वाला तो ग्लाइडेंट नहीं था, सॉरी मैं भी गलत बोल रहा हूँ। ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स, बाइंडिंग एजेंट्स, ओके। उसके पहले का अपना क्या था, एक और था शायद डाइल्यूएंट, हाँ। और फिर अपने इनएक्टिव एक्सचेंज में क्या पढ़ा था, ग्लाइडेंट, एंटी एडियरेंट एंड लुब्रिकेंट्स। उसके बाद अपने पढ़ा disintegrants by various mechanisms, via capillary action, via swelling, via enzymatic action, via deformation, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो डन। देन डिसइंटीग्रेशन वाया द रिलीज ऑफ गैसेस। ये हमने सारे मैकेनिज्म्स एक बार देखे, ज़्यादा कुछ नहीं, खाली अगर आप हेडिंग भी याद रखोगे ना देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू elaborate the stuff. Then we also saw something just called as your super disintegrant की एग्जाम्पल हमने देखे, जैसे कि SSG, दैट इज सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, ठीक है, वो भी अपन ने देखा, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। देन वी विल बी गोइंग ऑन टू टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डायरेक्ट कंप्रेशन, ड्राई ग्रैनुलेशन एंड वेट ग्रैनुलेशन। अब डायरेक्ट कंप्रेशन में क्या होता है कि डायरेक्ट कंप्रेशन कंसिस्ट ऑफ कंप्रेसिंग टैबलेट डायरेक्टली फ्रॉम पाउडर्ड मटेरियल्स। हाँ, तो डायरेक्ट कंप्रेशन किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ओनली व्हेन द टैबलेट का मटेरियल जो जिससे तुम टैबलेट बना रहे हो वो सॉलिड मटेरियल से बना रहे हो, वो आपने कुछ वाटर वगैरह कुछ ऐड नहीं किया ऐसा व्हीकल, तो ठीक है। मतलब तब हम लोग बोल सकते हैं कि भाई डायरेक्ट कंप्रेशन, उसको कुछ प्री ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली लिया और उसको कंप्रेस कर दिया। ओके, सो दिस आई थिंक डायरेक्ट कंप्रेशन और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अपन नेक्स्ट वीडियो पे कवर करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी पास है 20 मिनट्स का लिमिट।
तो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेते हैं इसको।